हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो आज अपन सेल बायोलॉजी फर्स्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, आज का टॉपिक वो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट है दोनों, और मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दोनों ही डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में आते हैं ये। ठीक है, तो पहले अपन माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे, फिर प्लास्टिड्स की स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में बोलते हैं बेटा सूत्र कणिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की पहले अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो बेसिक स्टेटमेंट क्या क्या आते हैं, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर और वही पैटर्न, इसके फंक्शन, उनका अध्ययन करेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा समझें इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, खोज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा इसकी खोज की। तो उसकी खोज की थी बेटा कोलिकर ने, साइंटिस्ट का नाम कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेटा बेंडा ने। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। अगला पॉइंट बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब सारी स्टेटमेंट सुनना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, सुनने पे ध्यान दो तुम। एक बार दिमाग में कनेक्टिविटी बैठ जाएगी ना, तो सारे सेल ऑर्गेनल अपने आप ही दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे और सीक्वेंस अपना वही रहेगा। अब आप बताओगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, अपन अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सिंपल, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट तथा प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट। लेकिन वही बात बेटा, यूकैरियोट में कुछ अपवाद हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था, जैसे आपकी मैच्योर आरबीसी और सी ट्यूब, फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होते हैं, उनमें कोशिकांग होते ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा अपन कोशिका का शक्ति गृह भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, आपने 9th क्लास में भी ये स्टडी किया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। इसको अपन पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का शक्ति गृह, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है और ये कोशिका को एटीपी प्रोवाइड करवाता है। कारण इसका रीजन बेटा यही लिख रहा हूं, एटीपी निर्माण तथा कोशिका में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनमें जो एटीपी की आवश्यकता होती है, यहां से ये उपलब्ध करवाता है। एटीपी निर्माण तथा उपलब्धता। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा, समझते जाना सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, या बोल सकते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल।
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट। स्टेटमेंट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो रीजन है वो समझना पड़ेगा आपको। इसको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग क्यों कहते हैं, पूर्ण स्वायत्तशासी क्यों नहीं कहा बेटा, इसको सेमी ऑटोनोमस ही क्यों कहा जाता है, तो उसका जो रीजन है वो लिख रहा हूं। देखो ये तो स्टेटमेंट हो गया, असर्शन हो गया, और ये मैं रीजन लिख रहा हूं। कारण क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा उसमें स्वयं का डीएनए भी होता है, उसमें आरएनए भी होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और उसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। अतः यह अपनी स्वयं की कुछ प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होता है, परंतु बाकी प्रोटीन के लिए केंद्रक पर निर्भर करता है, इसलिए केंद्रक के कंट्रोल में है। कुछ प्रोटीन खुद बना लेता है, और बाकी प्रोटीन कहां से आएंगी बेटा, न्यूक्लियस से के जीन से बन के आएंगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अर्ध स्वायत्तशासी। ये देखो क्यों, कारण इसका देखो क्यों है सेमी ऑटोनोमस, इसका कारण यहां लिख रहा हूं। इसमें स्वयं का डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होगी बेटा, जो प्रोटीन निर्माण करता है। तो स्वयं का डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम होता है। अतः यह स्वयं की कुछ प्रोटीन, स्वयं की कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है, परंतु बाकी प्रोटीन के लिए केंद्रक पर, न्यूक्लियस केंद्रक पर निर्भर करता है। ओके, बाकी प्रोटीन के लिए केंद्रक पर निर्भर करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया बेटा, समझना, यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम भी होता है, तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन बनाने में क्या होता है, सक्षम होता है। ओके, और डीएनए होता है इसलिए ये डिवीजन करने में भी सक्षम है। तो ये तो हो गया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अगली बात समझो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा और फिर वो क्या करेगा, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर देगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं, नए माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से बनते हैं। तो इसका मतलब बोल सकते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, द्विविभाजन पाया जाता है। यहां लिख रहा हूं मैं द्विविभाजन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, द्विविभाजन, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। अब आप बोलोगे कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो कितनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है संख्या में कितना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न पाई जाती है, जो उसकी सक्रिय कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। तो अगला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर बेटा, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिकाओं में भिन्न भिन्न
होती है, वेरिएबल होती है, मतलब फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि संख्या कितनी होगी, किस पर निर्भर करती है। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संख्या कोशिका की कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो जो सेल जितनी फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अपनी बात करें, अपन अपनी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 1000 के आसपास होती है। जो कम सक्रिय है उनमें 300 भी हो सकती है, किसी में 1000 है, किसी में 1600 है अपनी मसल सेल में। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, जो चौस अमीबा होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50,000 तक भी हो सकती है। जो चमगादड़ होता है, बैट चमगादड़, उसकी जो फ्लाइट मसल सेल होती हैं, फ्लाइट मसल, उसके जो पंख होते हैं उनमें जो मसल्स होती हैं, उनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख तक हो सकती है। तो सोचो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत वेरिएबल होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या याद रखना एनिमल में प्लांट से ज्यादा होती है, एनिमल सेल में पादप कोशिका से ज्यादा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका में पादप कोशिका से ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। देखो मैं संख्या के आधार पर अपन ने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, सारी आपको कवर करनी है। क्लियर? पॉइंट सारे काम के हैं इसमें। डिवीजन की बात हो गई। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग होता है, ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एटीपी निर्माण में सहायक होता है। और आप बेटा जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वायवीय श्वसन में सहायक होता है। बात करेंगे इसके कार्य पर, चलेंगे, सारी बातें करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें उसका स्थल है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो स्ट्रक्चर में अपन काउंट करेंगे। अब बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की। इसकी जो साइज है और इसकी जो आकृति है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो अगला पॉइंट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया साइज में भी भिन्नता दर्शाते हैं। तो मैं साइज की बात करूं बेटा, तो इसका जो व्यास है और इसकी जो लंबाई है वो वेरिएबल होती है। तो एक बार थोड़ा सा हल्की सी बात करते हैं, इसकी लंबाई और व्यास में क्या भिन्नता पाई जाती है, क्या वेरिएबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है बेटा, देखो लंबाई होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर और इसका जो व्यास है 0.221 माइक्रोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी के डेटा है। तो लंबाई 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और इसका जो व्यास है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसलिए इसका व्यास कितना हो गया, औसत 0.5 माइक्रोमीटर हो गया। तो व्यास है वो औसत बोलें तो औसत 0.5 माइक्रोमीटर। तो बता दिया साइज, तो इसकी साइज जो है ये इतनी होगी, वेरिएबिलिटी पाई जाएगी। तो यहीं पर एक पॉइंट आ गया बेटा। अब देखो इसकी साइज लगभग 4 माइक्रोन के आसपास है, 3-4 माइक्रोन बोल दो एवरेज कंबाइंड करके। तो इसको अपन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जब स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से तो एक डाई काम में लेते हैं, इसको अभिरंजित किया जाता है जिसका नाम है जेनस ग्रीन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को स्पष्ट देखने के लिए एक विशिष्ट
अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। और उसका नाम है जेनस ग्रीन। इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से देखना है, स्पष्ट रूप से देखना है, तो उसके लिए डाई काम में लेते हैं जिसका नाम है जेनस ग्रीन। इस डाई से इसको अभिरंजित करवाना पड़ेगा बेटा। जेनस ग्रीन ये डाई है, ये अभिरंजक है। तो इस डाई द्वारा अभिरंजित करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना सिंपल या लाइट माइक्रोस्कोप है उससे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगा। अगर नहीं काम में लोगे तो वो आसानी से दिखाई नहीं देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बता दिया। अब इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो बेटा आकृति होती है, इसकी जो शेप होती है वो भी वेरिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति या बोल दो शेप, अंग्रेजी सही रहेगी, इजी रहता है, शेप में भी भिन्नता पाई जाती है। और ये सामान्यतया कैसा होता है, जो अपन डायग्राम बनाएंगे, तस्त्रीनुमा बेलनाकार। तस्त्रीनुमा बेलनाकार होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम अपन बनाएंगे। सामान्यतः तस्त्रीनुमा का बेलनाकार होता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर पे चलेंगे और स्ट्रक्चर में जो भी बातें हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की कॉमन स्टेटमेंट थे। बात समझ में आ गई बेटा? सारे पॉइंट याद रखने। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वेरिएबल है, आकृति में आकार में भिन्नता पाई जाती है, डिवीजन कैसे होता है ये बता दिया आपको, बाइनरी फिजन होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो अपन कह सकते हैं यदि किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएगा, पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से। जैसे आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। और याद रखना, किसी यूकैरियोटिक सेल में यदि केंद्रक अनुपस्थित है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं हो सकता। कारण, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी केंद्रक के कंट्रोल में होता है। केंद्रक नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित नहीं होगा। ये फंडामेंटल बातें जो मैंने पहले बताई थी। यदि किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक नहीं है तो मान के चलो उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कोशिकांग डेवलप नहीं हो सकते। तो ये बातें सारी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड थी। ये सारी आपको नोट करनी है बेटा। सारे की एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं जो आपको इस तरह से याद रखने हैं। सारे पॉइंट आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। अब आगे अपन चलेंगे, इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शनिंग है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। और स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझना बेटा, स्ट्रक्चर से काफी क्वेश्चंस बनेंगे। ये लो, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं साथ साथ, और इसकी बातें भी कर लेंगे ताकि ये याद रहे, रटना ना पड़े। चलो माइटोकॉन्ड्रिया देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल समझाते समझाते किस तरह से डायग्राम बनाना और क्या क्या पॉइंट आएंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो देखो 2 झिल्लियां बनानी पड़ेंगी आपको। और ये बेलनाकार होता है, तो डायग्राम इस तरह से बनाएंगे बेटा अपन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली। समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें और इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी है।
माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो गया बेटा, दोहरी झिल्ली युक्त। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा कौन सी झिल्ली होगी, आप बताओगे, बाह्य झिल्ली। अंग्रेजी लिखते हैं बेटा, इजी रहेगी है ना, हिंदी को डिक्टेट करवा देंगे। आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली है, ठीक है। अब अंदर चलें तो माइटोकॉन्ड्रिया की इसके अंदर क्या होगी, आंतरिक झिल्ली होगी। देखो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, देखो बाह्य झिल्ली बेटा कंटिन्यूअस है, उसमें किसी प्रकार की फोल्डिंग नहीं है, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें ये देखें बेटा, ये कहीं कहीं पर देखो ये अंदर की ओर क्या हो रही है, अंतर्वलित हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये कौन सी झिल्ली होगी, आंतरिक झिल्ली जो अंतर्वलित है, अंदर की ओर इनमें वलन होता है। तो इसको मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, ये है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। अब आंतरिक और बाह्य झिल्ली के मध्य देखो बेटा अवकाश आ गया, इसको अपन बोलते हैं पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये रहा पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक और बाह्य झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अवकाश है, अंदर जो स्पेस है, उसको दो सुस्पष्ट जलीय कक्षकों में विभाजित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां हैं, दो, आंतरिक और बाह्य। तो दोनों झिल्लियां माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर माइटोकॉन्ड्रियल जो अवकाश है उसको दो स्पष्ट जलीय कक्षों में विभाजित करती हैं। कौन से हो गए आपके सामने है, एक तो पीएमएस हो गया जो ये कक्षक हो गया, और एक अंदर हो गया, इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये अंदर वाला पोर्शन क्या है बेटा, ये है मैट्रिक्स, आधात्री, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आधात्री। तो आप बताओगे बेटा जो आपका पीएमएस है वो बाह्य कक्षक है, कौन सा हो जाएगा, पीएमएस बाह्य, और जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आंतरिक कक्षक, आंतरिक कक्षक। और जो पीएमएस है ये हो गया बाह्य कक्षक, क्लियर। तो आंतरिक और बाह्य कक्षक में माइटोकॉन्ड्रिया को विभाजित किया किसने, आंतरिक और बाह्य झिल्लियों ने, क्लियर। तो ये झिल्लियों की बात होगी और अवकाश की बात होगी, जलीय अवकाश, दो अवकाश हो गए। आगे चलो, जो आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली होती है बेटा, दोनों में विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित होते हैं। दोनों में एंजाइम होते हैं, क्योंकि आप तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम पाए जाते हैं, कहीं हो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो आंतरिक झिल्ली है वो बाह्य झिल्ली की तुलना में अधिक चयनात्मक होती है। बात समझ में आ रही है, आंतरिक झिल्ली अधिक चयनात्मक है, बाह्य झिल्ली भी चयनात्मक है लेकिन कम चयनात्मक। तो आप बताओगे बेटा पारगम्यता ज्यादा किसकी होगी, ऑब्वियसली बाह्य झिल्ली की पारगम्यता ज्यादा होती है क्योंकि वो कम चयनात्मक, और आंतरिक झिल्ली की पारगम्यता कम होती है क्योंकि अधिक चयनात्मक है। जो जितनी ज्यादा चयनात्मक होगी उसकी पारगम्यता कम होगी। तो मैं बोल सकता हूं आउटर झिल्ली अधिक पारगम्य होती है और जो आंतरिक झिल्ली है कम पारगम्य होती है, ठीक है बेटा। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, मैं कह रहा हूं डायग्राम में आप सारे मेंशन कर दो, डायग्राम के अलावा कुछ नहीं देखना, डायग्राम में सब कुछ आ जाएगा। चलो अगली बात, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा डिटेल में है लेकिन समझते जाना। आउटर मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है, प्रोटीन लिपिड की। इनर मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम ज्यादा होते हैं इसलिए यहाँ पर प्रोटीन का अमाउंट अधिक होता है। इनर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का रेशो होता है बेटा 80-20।
80% प्रोटीन होती है और 20% लिपिड, और यहाँ पर होता है लगभग 70-30 या 60-40। तो आप क्या बोलोगे, प्रोटीन किस में ज्यादा है, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन बाह्य मेम्ब्रेन से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम भी ज्यादा है, अभी पता लग जाएगा। चलो अब अंदर की बात करते हैं बेटा, अंदर चलते हैं। देखो ये जो फोल्डिंग बनी है आंतरिक झिल्ली के वलन से, जो फोल्डिंग बनी है, ये जो बने हैं, इनको अपन बोलते हैं बेटा क्रिस्टी। ठीक है, मैं यही मेंशन कर रहा हूं, ये है क्रिस्टी। साइंटिस्ट का नाम उसने अपने नाम पर नाम दे दिया क्रिस्टी, लेकिन ये क्या है, आंतरिक झिल्ली के वलन है, ये उनको अपन बोलते हैं क्रिस्टी, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये फिर क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कई कार्य करने में सक्षम होंगे, अभी बात करेंगे। इसके अलावा जो मैट्रिक्स है, अंदर वाला स्थान जो है, उसमें एक डीएनए पाया जाता है बेटा, और ये डीएनए आपके सामने कैसा है, देखो ये है सिंगल का मतलब है एक ही है, ये संख्या में एक होता है, सिंगल, सर्कुलर है, वेरी सिंपल, वृत्ताकार होता है, और डबल स्टैंडर्ड होता है ये। ठीक है बेटा, ये कैसा है, देखो आपके सामने बनाया मैंने, एक संख्या में एक वृत्ताकार और द्विरज्जु की डीएनए है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और वैसे आप समझ गए बेटा, डीएनए होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर आरएनए भी बनेंगे। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, तो ये आरएनए के मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा राइबोसोम भी पाए जाते हैं, याद करो बहुत पहले बताया था। और ये राइबोसोम कौन से हैं, 70S राइबोसोम्स। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल और पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर यही बना रहा हूँ मैं, यहाँ क्रेब्स साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है जो गेटवे रिएक्शन होती है वो भी यहाँ संपन्न होती है। बात करेंगे अपन लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन का स्थल भी क्या, मैट्रिक्स। क्रेब साइकिल जो है वो भी कहाँ पाया जाता है, मैट्रिक्स में। ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा यहाँ ये बातें हो गई, दुनिया भर के एंजाइम मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, अनेक रिएक्शन पाई जाती हैं, जैसे फैट का बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मैट्रिक्स में मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्रिस्टी है, या बोल दो आंतरिक जो झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं, किस आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है बेटा, ETS। आंतरिक झिल्ली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आगे पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेशन और फिजियोलॉजी में, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और आप जानते हो बेटा ETS के 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थोड़ा थोड़ा याद होगा, पढ़ा होगा आपने। और जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है उसको अपन बोलते हैं ATP सिंथेज, तो यहाँ पर ATP सिंथेज भी है। तो यहाँ देखो ATP सिंथेज, अभी डायग्राम भी बनाऊंगा मैं, इस तरह से होता है। टेनिस लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, लॉलीपॉप स्ट्रक्चर होती है। लॉलीपॉप देखी होगी आपने, टेनिस देखी होगी, आगे से गोलाकार होती है, पीछे दंडाकार होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं ATP सिंथेज। ये एंजाइम है ATP सिंथेज, इसी को बोलते हैं FOF1 कण पार्टिकल, जो आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। बात समझ में आ गई बेटा, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है। और आप जानते हो ETS का अलग फंक्शन है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और तब जाके ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हो गई। अब स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है वो बेटा मैं आपको अभी नोट डाउन करवाऊंगा, सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो आपने बनाए हैं। ठीक है, तो इधर मैं सारे स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं। डायग्राम आपके सामने है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी बातें आपको मेंशन करनी है। ठीक है बेटा, तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर अपन ने डायग्राम में मेंशन की है, उससे संबंधित जो भी स्टेटमेंट है सारे मैंने मेंशन किए हैं। समझना बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल है, अपन ने बात कर ली है, उनको केवल आपको डिक्टेट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीयुक्त संरचना होती है। इसकी बाह्य तथा आंतरिक झिल्ली इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट जलीय कक्षकों में
बांटती है। और वो दोनों कक्षा कौन से हैं? बाह्य कक्षा कौन सा बताया था? पीएमएस। और आंतरिक कक्षा कौन सा हो जाएगा बेटा? मैट्रिक्स। ठीक है, बाह्य झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की सतत सीमा बनाती है। देखो बाह्य झिल्ली जो है वो सतत सीमा बनाएगी, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है वो कई जगह क्या हो रही है? मैट्रिक्स की ओर, देखो आधात्री की ओर अंतर्वलित हो रही है। और अंतर्वलित होने से जो स्ट्रक्चर बनी उसको क्या नाम दिया बेटा? क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है साइंटिस्ट है उसने अपने नाम पे नाम दे दिया। क्रिस्टी बहुवचन में आ जाएगा और क्रिस्टा एक वचन। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को क्या कर रही है बेटा? देखो क्रिस्टी क्या कर रही है? इनर मेम्ब्रेन के क्षेत्रफल को बढ़ा रही है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बिजली ज्यादा कार्य करने में सक्षम होगी। दोनों झिल्लियों में सूत्रकणिका के कार्य से, अभी बताया था मैंने, दोनों झिल्लियों में एंजाइम पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों से संबंधित होते हैं। मैट्रिक्स में एक वृत्ताकार, ये रहा मैट्रिक्स में एक वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है, आरएनए होता है, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एटीपी निर्माण भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन निर्माण करने में सक्षम होता है, लेकिन वो स्वयं की प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसलिए क्या है? अर्ध स्वायत्त है, क्योंकि बाकी प्रोटीन कहां से आएंगी? केंद्रक से निर्मित होकर आएंगी। तो ये बातें होगी किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। अब मैं बात करूं बेटा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो स्थान है उनमें कौन कौन सी उपापचय क्रियाएं होती हैं? जैसे रेस्पिरेशन में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। तो मैं अगर फंक्शन की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यही मेंशन कर देता हूं, कार्य। तो इसका कार्य एक इंपॉर्टेंट आप जानते हो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है सबसे इंपॉर्टेंट, वायुवीय श्वसन में सहायक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सहायक होता है, जहां पर क्या होता है बेटा? एटीपी निर्माण होता है, एटीपी निर्माण। और इसको अपन बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये याद रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये डिटेल में आएगा आपकी फिजियोलॉजी में बेटा ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, फॉस्फोराइलेशन एटीपी का निर्माण। ठीक है, और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसके दौरान आपको पता है बेटा ऑक्सीजन जो है कंज्यूम होती है और वायवीय शोषण के दौरान CO2 निकलती है। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य हो गया। ये वायवीय शोषण का क्या होता है? स्थल होता है। वायवीय शोषण का क्या है? मेन स्थल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एटीपी का निर्माण हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर जो फैट होती हैं, फैटी एसिड होते हैं, उनका बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अमीनो एसिड का निर्माण भी होता है, लेकिन ये कार्य यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सारी बातें आपको बता दी है। क्लियर? ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बातें होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें एक स्ट्रक्चर थी बेटा, देखो ये एटीपी सिंथेज, तो उसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ डायग्राम से ताकि आप थोड़ा समझ लो। लेकिन आपको पता है आपकी फिजियोलॉजी में श्वसन के नाम से एक चैप्टर है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वापस आएगा उसमें, लेकिन वहां पर फंक्शनिंग को अपन डिटेल में लेंगे। ठीक है, यहाँ केवल अपन स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहे हैं, केवल नॉर्मल फंक्शन। वहां फंक्शन का मेटाबॉलिज्म होगा, उसकी क्रियाविधि बताई जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ बना देता हूँ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा, समझना इसको कैसे होता है। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर है बेटा एटीपी सिंथेज की। ठीक है, ये वाला भाग होता है FO और इसको बोलते हैं बेटा F1। देखो ये गोलाकार हेड है और ये इसका बेस है। ठीक है, FO वाला भाग जो होता है वो याद रखना आंतरिक झिल्ली में दशा होता है। देखो ये डायग्राम में ये किसमें दशा है बेटा? ये आंतरिक झिल्ली है। इधर कौन है? ये देखो बेटा TMS है। इधर कौन होगा बेटा? ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो जो F1 भाग है वो मैट्रिक्स की तरफ है। किधर है? मैट्रिक्स की तरफ। और FO जो है वो आंतरिक झिल्ली में। ये कौन सी झिल्ली है? ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें दशा होता है। इस प्रकार से इसकी लोकेशन होती है। ये इसका हेड है और इसका ये बेस है। और आप जानते हो बेटा जब प्रोटॉन इसके थ्रू इसको क्रॉस करेगा, यही तो होता है रेस्पिरेशन में। PMS में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है। ये प्रोटॉन इसको क्रॉस करके मैट्रिक्स में आएंगे, ये H+ देखो,
और जैसे ये प्रोटॉन मैट्रिक्स में जाएगा तो प्रोटॉन के पास जो एनर्जी होती है उसको यूज में लेके ये जो एटीपी सिंथेज है वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर देखो एटीपी बना देगा, एडीपी के साथ आईपी ऐड कर देगा और इससे बनता है एटीपी। इस प्रकार से एटीपी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारी डिटेल में बातें आएंगी आपकी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। यहाँ केवल आपको सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पे ध्यान देना था कि कहाँ कौन सी स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। तो ये बात होगी किसकी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। सारे स्टेटमेंट अपन ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट है आपको विशेष ध्यान देना होगा और सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कर लोगे, क्लियर। तो ये डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सारी बातें बेटा आपको विशेष तौर पे याद रखनी है क्योंकि इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, सारी इंफॉर्मेटिव है। फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन बाद में अपन डिटेल में लेंगे, किसमें, फिजियोलॉजी में, क्लियर। ये थोड़ा एटीपी सिंथेज का हल्का सा मैंने ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो आप इसको भी याद रखना, क्लियर, ओके। चलो थोड़ा सा वैसे आपको मैं बता देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के बारे में हल्का सा। ये देखो, आपको पता है बेटा एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन, बस हल्का सा देख लो, सुन लो ताकि आगे काम आ जाए। एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होंगे बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है आप सब जानते हो बेटा, ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और बाकी ये तीनों रिएक्शन जो है, ये तीनों रिएक्शन ये किसमें होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लिंक रिएक्शन भी, क्रेब्स साइकिल चक्र भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, किसमें परफॉर्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वायवीय श्वसन का मुख्य स्थल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है, और ईटीएस अभी बताया मैंने किसमें होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, या क्रिस्टी बोल दो, एक ही बात है, क्रिस्टी, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। और जो क्लोरोप्लास्ट अभी बात करेंगे अगले टॉपिक में, क्लोरोप्लास्ट जो है वो होता है आपका किसका, फोटो फॉस्फोराइलेशन, जहां प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बनता है, और यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब अपन इसके बाद में प्लास्टिड स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा, प्लास्टिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपन बात करेंगे अब प्लास्टिड की। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं बेटा अपन लवक, ठीक है। तो पहले प्लास्टिड्स की बात करेंगे, फिर इनके टाइप पे आएंगे, और टाइप में जो है उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर, फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, जो प्लास्टिड है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, क्लियर। अगला पॉइंट, जो प्लास्टिड है बेटा किसमें पाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस कहां होती है, तो ध्यान से सुनना बेटा। प्लास्टिड सभी पादपों तथा कुछ प्रोटिस्टा जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो प्लास्टिड हैं वो भी क्या होते हैं, याद रखना, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। ये
सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग होते हैं। मैंने बता दिया था आपको सेमी ऑटोनोमस का मतलब प्लास्टिड जो है उनमें भी का डीएनए आरएनए राइबोसोम होता है, इसलिए खुद की प्रोटीन बनाने में सक्षम, इसलिए माइटो ये भी होते हैं सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग। प्लास्टिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया से साइज में बड़े होते हैं, ये साइज में अधिक बड़े होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से अधिक बड़े हैं, इसलिए ये माइक्रोस्कोप में स्पष्ट रूप से आसानी से दिखाई देते हैं। आता है ये माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट जो प्लास्टिड है बेटा, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट नोट करते जाना। प्लास्टिड जो है ये संख्या, आकृति तथा आकार में भिन्नता दर्शाते हैं। बात करेंगे सबकी। अब बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी द्विवीय विभाजन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इनमें द्विवीय विभाजन होता है। तो प्लास्टिड भी कहां से आएगा बेटा? पूर्व स्थित प्लास्टिड से उत्पन्न होते हैं। तो प्लास्टिड में विभाजन होगा तो नए प्लास्टिड का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, जो प्लास्टिड होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो टाइप की बात करेंगे तब समझ में आएगा बेटा। जो प्लास्टिड हैं उनमें विभिन्न प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के वर्णक होते हैं जो भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। अतः जो प्लास्टिड हैं इनको बेटा वर्णकों के आधार पर, जो वर्णक उनमें पाए जाते हैं उनके आधार पर तीन प्रकार में, तीन टाइप में इनको विभाजित किया गया है, जो इंपॉर्टेंट है। बातें समझ में आ रही हैं? सारे पॉइंट आपको नोट करने बेटा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, वर्णकों के आधार पर इन्हें तीन प्रकारों में बांटा गया है। जो प्लास्टिड है बेटा वो तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार में यहां मेंशन कर रहा हूं। ये प्लास्टिड तीन टाइप के हैं, तीनों के नाम मेंशन करते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी यहीं लिख देता हूं एक बार। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और ये होता है बेटा हरित लवक। बांटने का आधार क्या है? इनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के वर्णक। किसमें वर्णक एब्सेंट है, किसमें उपस्थित है, कौन से प्रकार के हैं, तो इस आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। और एक चीज और समझना, प्लास्टिड कैसे बनता है बेटा? जो प्लास्टिड है वो पहले प्रोप्लास्टिड की फॉर्म में होता है, फिर उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद वो इन तीनों में किसी भी में परिवर्तित हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी कोशिका है। तो डिफ्रेंशिएट होकर वो परिपक्व प्लास्टिड में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो तीनों प्रकार के प्लास्टिड हैं उनके बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना। इनमें वर्णक या पिगमेंट, एक ही बात है, अंग्रेजी में पिगमेंट बोलते हैं, पिगमेंट्स
अनुपस्थित होते हैं, इनमें वर्णक नहीं पाए जाते। अतः ये क्या होंगे बेटा, रंगहीन होंगे, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस। और इनकी साइज और शेप में काफी भिन्नता होती है, काफी विभिन्नता पाई जाती है, कोई साइज में छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। अब पिगमेंट है नहीं तो कलरलेस हो गए, लेकिन ये क्या है और इनका कार्य क्या है, तो देखो इनको अपन 3 प्रकारों में बांटते हैं कार्य के आधार पर। ल्यूकोप्लास्ट, मैं बोल सकता हूं ल्यूकोप्लास्ट जो है वो संग्रहण का कार्य करते हैं, और किस चीज का संग्रहण करते हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। देखो बेटा, ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा प्रकार है इलियोप्लास्ट, और तीसरा प्रकार है बेटा एल्यूरोप्लास्ट। कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एमाइलोप्लास्ट जो है उसमें स्टार्च संग्रहित होती है, स्टार्च का संग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, एमाइलोप्लास्ट। ये ऑयल अथवा फैट, तो ऑयल और फैट को संग्रहित करने वाले क्या कहलाते हैं, इलियोप्लास्ट। और यदि अगर प्रोटीन संग्रहित है, प्रोटीन का संग्रहण कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एल्यूरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है बेटा, तो क्वेश्चन भी ये आता है, ऑयल और फैट को संग्रहित करने वाले ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं, तो आंसर क्या होगा, इलियोप्लास्ट। क्लियर। इनके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, एमाइलोप्लास्ट जो है वो किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने देखा भी होगा एमाइलोप्लास्ट, ये होते हैं जैसे आपका आलू हो गया, चावल, गेहूं। इसके अलावा जो एलियोप्लास्ट है वो जो अरंडी होती है, अरंडी के बीज के बीजों के भ्रूणपोष में एलियोप्लास्ट पाए जाते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो है जैसे आपका मटर जो है उसके अंदर प्रोटीन स्टोर होती है, अपने बोलते हैं ना प्रोटीन कंटेंट, दाल वगैरह होती है, मटर होता है, तो वहां पर जो एल्यूरोप्लास्ट वो पाया जाता है जिसमें प्रोटीन संग्रहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार और कौन सा ल्यूकोप्लास्ट किसको संग्रहित करता है। तो ये बात होगी किसकी, आपकी ल्यूकोप्लास्ट की। अब ल्यूकोप्लास्ट के बाद अपन बात करेंगे बेटा यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अगला जो प्रकार है वो है क्रोमोप्लास्ट। बिल्कुल सिंपल है बेटा, इंफॉर्मेशन है, याद रखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट, पिगमेंट पाए जाते हैं इनमें, वर्णक उपस्थित, पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। पिगमेंट कौन से होते हैं यही मेंशन कर रहा हूं बेटा, इसके अंदर मिलते हैं आपके कैरोटिनोइड्स, ज़ैंथोफिल्स और अदर पिगमेंट्स। लेकिन याद रखना इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है। कैरोटिनोइड्स होंगे, ज़ैंथोफिल अनेक प्रकार के होते हैं, कैरोटिनोइड कैरोटीन भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, मतलब इनमें ग्रीन कलर नहीं होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इस पिगमेंट होगा तो ये रंगीन होते हैं, रंगीन होंगे तो इनका जो कलर होता है जनरली कौन सा कलर ये प्रदान करते हैं, तो कलर की बात करें तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के, पीले, नारंगी, लाल रंग के होते हैं। लेकिन याद रखना ये हरे रंग के नहीं होंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। हरे रंग के अलावा ये कोई भी रंग के हो सकते हैं, हरा रंग तो क्लोरोफिल की वजह से आता है, इसलिए नारंगी, लाल, पीला रंग प्रदान करते हैं। अब बात आती है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा इंपॉर्टेंट है जो ये पिगमेंट है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान करता है, किसको, परिपक्व फलों तथा फूलों को। तो अपन बोल सकते हैं ये परिपक्व
फलों तथा पुष्पों को, फूलों को रंग प्रदान करते हैं। तो ये पुष्प और फल विशिष्ट प्रकार के रंगों के होंगे तो ऑब्वियसली ये कीटों को और जंतुओं को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कीटों तथा जंतुओं को आकर्षित करते हैं, जिसकी सहायता से जो परागण है और जो बीज हैं उनका जो प्रकीर्णन है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो कीट हैं वो रंग के प्रति आकर्षित होंगे तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन में हेल्प कर देंगे। जंतु जो हैं वो फलों की ओर आकर्षित होंगे तो वो जो बीज हैं उनका डिस्पर्जन कर देंगे तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे आपका टोमेटो है, टमाटर, टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और टमाटर के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर लाइकोपीन पिगमेंट होता है, लाइकोपीन। ये कौन है, ये क्रोमोप्लास्ट में होता है, क्रोमोप्लास्ट ये वर्णक है लाइकोपीन, जिसकी वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। जैसे आपकी चिली है, मिर्च, चिली, तो जो रेड होती है उसका रंग जो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखना क्रोमोप्लास्ट जो है। और अगली इंपॉर्टेंट बात, क्रोमोप्लास्ट जो है वो किसी में भी परिवर्तित नहीं हो जाता। एक बार अगर क्रोमोप्लास्ट बन गया तो वो फिर अन्य वर्णकों में या अन्य लवकों में परिवर्तित नहीं होगा। बाकी जो लवक हैं ये आपस में एक दूसरे में अंतर परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वो किसी में भी परिवर्तित नहीं होता। जैसे एक बार टमाटर का रंग लाल हो गया तो वापस से ग्रीन नहीं होगा बेटा, वो मिर्ची एक बार लाल होगी वापस ग्रीन नहीं होगी। लेकिन आपको पता है हरे रंग से लाल रंग हो सकता है लेकिन लाल से हरा नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो है वो अपरिवर्तनीय होते हैं, वो किसी भी दूसरे लवक में परिवर्तित नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी क्रोमोप्लास्ट की। क्लियर बेटा। तो ये अपन ने लवक को स्टार्ट कर दिया, लवक के प्रकार बता दिए, आपका ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे जो तीसरे प्रकार का लवक है वो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर भी आएगी, फंक्शन भी आएंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट टॉपिक बड़ा है तो अगले लेक्चर में अपन क्लोरोप्लास्ट जो है टॉपिक कवर करेंगे और बाकी कोशिकांगों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, यहाँ तक जो कवर हुआ है बेटा उसको रिवाइज करना है एनसीईआरटी से, और क्लोरोप्लास्ट को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और उसके अलावा जो बचे हुए हैं बाकी के आपके जैसे सेंट्रोसोम हो गया, इसके अलावा सीलिया, फ्लैजेला, साइटोस्केलेटन, वो अगले लेक्चर में अपन कवर कर देंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।